हेलो बच्चों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे इतिहास के पन्नों से एक ऐसे एम्पायर के बारे में, वंश के बारे में लेकर आया हूँ जो अद्भुत है और काफ़ी समय तक भारत के कुछ जगहों पे इसने राज किया है, जिसका नाम है सातवाहना। सातवाहना वंश जो इधर देखिए दोस्तों, 30 BC से लेकर 250 BC नहीं है ये, सॉरी, CA AD है ये। इसके बीच में सातवाहन एम्पायर ने इतना राज किया था। इसमें कहा जाता है करीब करीब 24 से लेकर 30 राजाओं ने 30 BC से लेकर 250 और C तक, AD तक यहाँ के राजा हुए थे। देखिए, सातवाहन एक चीज़ें है जो मैं लिंक कराना चाहता हूँ इतिहास को। शुंग डायनेस्टी याद है, शुंग डायनेस्टी पे भी लेकर आऊँगा, एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा, बाकी के वंशों के बारे में भी लेकर आऊँगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, मौर्य, इधर देखिए, मौर्य को ख़त्म किया था बृहद्रथ को, शुंग आया था। शुंग को जो आखिरी देवबूटी थे, देवबूटी को ख़त्म किया तो कौन आया था? कानवाज आए थे। कानवाज, जिसको कर्ण वंश भी बोला जाता है। और इनके सुशर्मा को ख़त्म किया, सुशर्मा को मार के जो राजा बना था वो सिमुख बना था। सिमुख, ये सातवाहना का पहला राजा। तो एक चीज़ ध्यान से समझिए, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इन चीज़ों पे। देखिए, ये मौर्य डायनेस्टी जो है ना, ये मौर्य डायनेस्टी को पुराणों कहता है कि ये अलग अलग इतिहासकारों और अलग अलग पुराणों में और अलग अलग अभिलेख में इसके बारे में अलग अलग कहानी है। लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि ये अपर कास्ट के नहीं थे मौर्य एम्पायर के। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो शुंग, कानवाज और सातवाहन ये तीनों के तीनों ये ब्राह्मण ने यहाँ पर शासन किया। देखिए, इसका कहने का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये कास्ट का बात नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ बदलाव जिसके चलते ये ब्राह्मणों ने ऐसा नए नए साम्राज्य स्थापित करते जा रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा पीछे के कंसेप्ट में जाएंगे, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म बड़ा हुआ था, जिसमें देखेंगे मौर्य एम्पायर, आपके जैनिज्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको प्रसार किया था। उसके बाद आप अशोक को देखेंगे, अशोक ने क्या किया था? बुद्धिज्म को फैलाया था। तो इन चीज़ों से धीरे धीरे समाज में एक बदलाव होने लगी दो धर्मों के खिलाफ, और धीरे धीरे रेनेसेंस होने लगा, बदलाव होने लगी किसके? आपके जो वैदिक जो धर्म है, मतलब हमारा जो अपना धर्म है, इसमें धीरे धीरे ब्राह्मणिकल धर्म में बदलाव होने लगा। इस बदलाव के चलते आप देखेंगे, देखिए इसका कारण ऐसा नहीं है कि एक ही कारण है ये यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करने का, लेकिन ये कारण है ऐसा, ठीक है। तो देखेंगे ये शुंग डायनेस्टी, और शुंग डायनेस्टी के बारे में कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे बुद्धिज्म के स्तूपा को, और ये कहा जाता है, ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे शुंग डायनेस्टी ने बुद्धिज्म को भी फैलाया है। उसके बाद कानवाज और सातवाहना एम्पायर, ये तीनों के तीनों। अब देखिए, सुशर्मा को हरा के जो कर्ण वंश के थे, किसका स्थापना हुई? आपके सातवाहन, ठीक है। तो सातवाहन के सबसे पहले जो राजा हुए वो सिमुख हुए। सबसे पहला राजा कौन हुआ? वो सिमुख हुआ, ठीक है। अब देखिए एक बात, अब देखिए इतिहास को समझना है, इतिहास को समझना है, और इतिहास को नहीं समझते हैं आप क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे, इतिहास आपको नहीं समझ में आएगी। तो क्वेश्चन कैसे पूछना है आप समझिए। आप ये कहेंगे ये आंध्र सातवाहन बोला जाता है। जब ये आंध्र सातवाहन है, इसका मतलब इसका कहाँ से होगा? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के एरिया से इसका ओरिजिन होगा दोस्तों, होगा कि नहीं? लेकिन ये तो सिमुख को मारे थे, और सिमुख कहाँ बैठा था? सिमुख तो मगध पे बैठा था,
शिमुक तो मगध पाटलिपुत्र पे बैठा था। मतलब आप इतिहास को जब पढ़ेंगे तो आपको आंध्र सतवाहन के बारे में ये ज्ञान होगा कि ये इनका ओरिजिन महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, आंध्र प्रदेश तक जाता है, कर्नाटका ये एरिया, ये आंध्र प्रदेश का एरिया, ये महाराष्ट्र का एरिया, और सीधे मालवाज जो उज्जैन का एरिया है, ये आपका एरिया है सतवाहन का। तो ऐसा क्या हुआ कि ये पाटलिपुत्रा मगध पे शुरुआती दौर में नहीं रहे या कभी नहीं रहे, कुछ तो होगा कारण, क्योंकि ये तो मार के आए थे शिमुख किसको, कर्ण वंश के जो शासक था श्री शर्मा को। तो दोस्तों इसके चलते हम थोड़ा सा इतिहास में कुषाण वंश की तरह चलेंगे। उसका जो शासक था कनिष्क, उसने क्या किया था, पिछली क्लास में बताया था आपको कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा, इसकी बायोग्राफी, तो उसमें याद होगा, उसमें मैंने कहा था, क्या कहा था, पाटलिपुत्रा पे कंट्रोल किया था उसने, और ऐसा माना जाता है वो सातवाहन राजा को भी वहां से खदेड़ दिया था मगध से। तो सातवाहन का कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, महाराष्ट्र में उनका उदय होता है। आंध्र प्रदेश के, क्योंकि आंध्र प्रदेश के सारे एरिया में ये कृष्णा गोदावरी जो आपके डोब है वहाँ पर इनका पूरी की पूरी ये यहाँ पर राज होता है सातवाहन का। तो इनका पहला शिमुख, इनके सबसे बड़ा जो सबसे महान शासक हुए उसके बाद वो हुए सतकर्णी। इसका मतलब ये मत समझिए ये मैंने लिखा है शिमुख, सतकर्णी, हाल, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी और यक्षश्री सतकर्णी इतने ही राजा थे, नहीं दोस्तों, ये पुराणों में तो इनके 30 राजा बताए गए हैं, राजा बताए गए हैं। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये महान राजा थे उसके जिसने इस्टेब्लिश किया था सातवाहना एम्पायर को, ठीक है। अब देखिए यहां से सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता कैसे चलता है इनके बारे में, इनके बारे में हमें कैसे पता चला कि सातवाहन एम्पायर नाम का वंश नाम का एक राजा थे और इन्होंने राज किया था। तो सबसे पहले हम लोगों को पता चलता है, वो हमें पता चलता है, देखिए ये अभिलेख है, ये है रानी नागनिका का नानघाट का अभिलेख। और ये रानी नागनिका कौन थी दोस्तों, ये थी सतकर्णी प्रथम की वाइफ। आप देखिए बड़ा कमाल की ये सातवाहन एम्पायर है दोस्तों, इसमें ना लेडीज औरतों का नाम बहुत आएगा, ये ऐसा किसी और ऐसे साम्राज्य में नहीं आता है। देखिए गौतमी पुत्र सतकर्णी इनकी मां का नाम है, और आगे देखेंगे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ये भी इनकी मां का नाम है, और यज्ञश्री सतकर्णी ये भी इनके मां का नाम है। और ये आप देख रहे हैं अभिलेख रानी नागनिका का नानघाट का अभिलेख, गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक का गुहालेख। गुहालेख का मतलब होता है दोस्तों जो गुफाओं के अंदर चित्रकारी किया जाता है, अभिलेख लिखा जाता है, ठीक है। और गौतमी बलश्री नासिक का गुहालेख, इसके बारे में जो ज्ञान होता है यहाँ से हमें वो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पता चलता है जो महान शासक हुए सातवाहना एम्पायर के, ठीक है। वायु पुराण, 2 पुराण भी है, एक वायु पुराण और दूसरा मत्स्य पुराण से हमें ये सब चीजें पता चलती है। अब ध्यान से थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। इनका इधर आइए, ये भारत का मैप है, भारत का मैप में थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर और कुछ वंशों के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ क्योंकि ये चल रहे हैं, क्योंकि देखिए 300 पुराण कहता है कि 300 ईयर राज किए थे ये, 300 के करीब पुराण कहता है कि ये 300 राज सातवाहना एम्पायर था। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे शक के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे डिटेल में। तो शक की क्या है ना, 5 ब्रांच थी जब भारत में आई थी, इसके बीच में शक भी वंश आता है, कुषाण वंश भी आता है। तो यहां पर देखिए नासिक में, यहां मलवा पे नासिक पे नेहपान खड़ा था, नेहपान, यहां रुद्रामन फर्स्ट, ये महान राजा थे ये सब।
साम्राज्य का शक कौन था? ये बाहर के थे, आके इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बारे में थोड़ा सा शक लेकर आऊँगा, शक के बारे में, कुषाण के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी इतना समझ जाइए कि शक के 2 राजा, इसके 5 ब्रांच हुआ करता था। एक गंधार में भी था, पंजाब में भी था, मथुरा में भी इनका राज्य था, अलग अलग जगहों पे। हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, अभी बात करेंगे नेपाल और मलवा पे जो खड़े थे। तो सबसे पहले इसका महान शासक हुए सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम ने क्या किया? नासिक में, यहाँ नासिक में अपने आप को क्या किया था? वो फैलाया था, साम्राज्य को नासिक तक लेकर गए धीरे धीरे। ठीक है, उनके देखिए पिताजी नहीं, हाल के पिताजी को कृष्ण बोला जाता है। पुराणों से हमें पता चलता है कि हाल का पिताजी का नाम कृष्ण था। और ये क्या करते हैं? ये नासिक तक लेकर जाते हैं। ठीक है, फिर हम हाल के बारे में देखिए। सतकर्णी प्रथम जो थे ना, सतकर्णी प्रथम वो महान शासक थे, काफ़ी महान शासक थे। इन्होंने पहली शक के जो शक शासक के जो जितने अटैक था और सातवाहना को धीरे धीरे जो समेटते जा रहा था, उसको फिर वापस वर्चस्व के तरफ लेकर गए थे, वो सतकर्णी प्रथम थे। सतकर्णी प्रथम, इनकी उपाधि देखिए, इनको उपाधि भी मिला है। इनको दक्षिणा पथपति का बोला जाता था। अब दक्षिणा पथपति का मतलब क्या होता है? दक्षिण में इनका साम्राज्य हो तभी तो इनको क्या दक्षिणा पथपति बोला जाता था। और इस साम्राज्य का सबसे बड़ी खासियत जानते क्या है? सिक्के हैं। और सिक्के किसके दोस्तों? देखिए, आपने सुना होगा गोल्ड का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, लेकिन इस सातवाहन एम्पायर का, वंश का सबसे ज़्यादा प्रचलित शीशा था, वो शीशों का सिक्का था। शीशों का कॉइन, शीशों का कॉइन आपने सुना था? शीशों का कॉइन, शीशों का कॉइन। आप समझ जाए कितना खतरनाक डायनेस्टी थी ये। ठीक है, तो ये थे आपके सतकर्णी प्रथम। इनकी बहुत सारे मुद्राएं हमको नासिक से मिलती है। इनकी मुद्राएं हमें कैसे? तो यहाँ पर मुद्रा भी है दोस्तों, मुद्रा से भी पता चलता है। और मुद्रा हमें कहाँ से? नासिक से मिलता है। 8000 सिक्के मिले थे, 8000 सिक्के मिले थे यहाँ से। और देखा जाए तो सतकर्णी के पता चलता है हमें नासिक के 8000 सिक्कों पे। ठीक है, फिर आपने हाल के बारे में, हाल देखिए, हाल ये बहुत कवि टाइप के ये राजा थे। ठीक है, कवि टाइप के राजा थे। इन्होंने क्या लिखा था? गाथा सप्तशती लिखा था। इन्होंने गाथा सप्तशती लिखा था, हाल। ठीक है, ये इनके राज्य में अच्छे अच्छे इतिहासकार, अच्छे अच्छे साहित्यकार थे। जैसे ये सर्ववर्मन थे इनके शासन में। सर्ववर्मन थे। ठीक है, तो हाल जो जाने जाते हैं सातवाहना के, वो जाने जाते हैं किसके लिए? वो अपने साहित्य कवि के लिए जाने जाते हैं। और गौतमीपुत्र सतकर्णी ये इनके सातवाहना के सबसे बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था। इन्हें नेहपानों को हराया था, यहाँ पे नासिक पे नेहपान को हराया था। आगे हम देखेंगे वशिष्ठ पुत्र फुलवामी ने कैसे यहाँ पर रुद्रामन के साथ ये भिड़े थे और रुद्रामन को हरा के उनकी बेटी के साथ शादी करी थी। तो जो शक के साम्राज्य है, इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने अपने साम्राज्य के अधीन करते गए। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम पूरे सिमुक सतकर्णी, गौतम पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र फुलवामी, यक्षिर सतकर्णी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है। हम इसको पूरी डिटेल से समझेंगे। ये ओवरव्यू था, आप इस चीज़ों को समझ जाएं। कैसे क्या चीज़ें समझना होता है, पहले ग्राफ से हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर साम्राज्य इनका स्थापित हुआ था, कैसे हुआ था, और ये कैसे कैसे अपने आप को पढ़ाए थे। तो मैं दूसरा जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, और ये सारे के सारे राजाओं के बारे में, इनकी कहानियाँ, इनकी स्टोरी, कैसे इनकी विस्तार नीति थी, इनका कॉइन क्या था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, किस तरह से इनका सोशल लाइफ थी, समाज में कैसे कैसे धारणाएँ बनी, कैसे अपने आप को चेंज किया, जो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और जय हिंद। सब्सक्राइब करते रहिए।